अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डेंगू फीवर को डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो दैट पाकिस्तान कंटिन्यूज टू सी ग्रोथ इन डेंगू केसेस। सो हम इस को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह एंटर होता है, इसकी ट्रांसमिशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इससे प्रिवेंशन की मेथड्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वायरल डिजीज़। सो डेंगू फीवर जो है, it is an acute infectious viral disease. So this is a viral disease. And this fever is also known as break bone fever. अच्छा, तो हम इसको ब्रेक बोन फीवर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद मसल्स एंड जॉइंट पेन। कि इस फीवर के बाद बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है, आपके प्लेटलेट्स बिल्कुल गिर जाते हैं और बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इस फीवर को कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। एंड आर्थ्रोपॉड बॉर्न इलनेस इन ह्यूमन के इट इज़ आर्बो वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, तो हम इसको आर्बो वायरल इन्फेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्फेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। तो आर्थ्रोपॉड्स से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होती है इन द ह्यूमन बीइंग। ओके, now move towards the discovery of dengue viruses. So this virus is being discovered by two scientists. 1943 में two scientists थे, they first isolate this dengue virus. These two scientists were studying blood samples of patients that were taken during 1943 dengue epidemic in Nagasaki, Japan, and these two scientists firstly isolated the dengue virus. A year later, Albert B. Sabin and Walter Challengers, these two scientists also independently isolate the dengue virus. Dengue serotypes. Okay. So serotypes क्या होता है कि ये distinct variations होती हैं within the species of bacteria और viruses. So इस dengue के different serotypes हैं जिसकी basis पे ये differentiate होता है उसके different अपने serotype से, क्योंकि इसमें different variations होती हैं. Dengue infections is caused by 4 closely related virus named dengue virus 1, 2, 3 and 4. Okay, now move towards the dengue virus genome and structure. अब हम इसके जीनोम को कुछ डिस्कस करते हैं। तो जो इसका जीनोम है डेंगू वायरस का, इट इज़ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए और उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव सेंस जीनोम? कि जो पॉजिटिव सेंस जीनोम है, दे एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए एंड दिस कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू वायरल प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल्स राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसकी डायरेक्टली ट्रांसलेशन हो जाती है इन द वायरल प्रोटीन। होस्ट सेल के राइबोसोम्स को यूज़ करते हैं और डायरेक्टली ये ट्रांसलेट हो जाते हैं इन द प्रोटीन। जो नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड होती है उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड दे एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए। और जो वायरल जीनोम है, दे इनकोड 10 जीन्स। सो जो जीनोम है इसका, जब उसकी ट्रांसलेशन होती है वो ट्रांसलेट होता है इनटू 10 वायरल प्रोटीन। सो द जीनोम इज ट्रांसलेटेड एज अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड एंड देन कट इनटू 10 प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो 10 प्रोटीन्स हैं, इनमें से जो 3 प्रोटीन्स होंगे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे और जो रिमेनिंग 7 प्रोटीन्स होंगे वो नॉन स्ट्रक्चरल होंगे। एंड दीज नॉन स्ट्रक्चरल जो होंगे, दे प्ले रोल इन वायरल रेप्लिकेशन एंड असेंबली। ओके, अब आप डायग्राम में देखें, जो फर्स्ट 3 प्रोटीन है सी, एम एंड ई, दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सी क्या बनाता है? कैप्सिड बनाता है। एम जो है वो मेम्ब्रेन बनाता है। ई जो है वो इन्वेलप बनाता है। सो दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये स्ट्रक्चरल डेवलप करते हैं वायरल जीनोम का। और जो रिमेनिंग 7 है, ये है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये जो हैं ये इन्वॉल्व है इन द वायरल रेप्लिकेशन एंड असेंबली ऑफ द वायरस। अच्छा, अब ये जीनोम था, जीनोम पॉजिटिव सेंस आरएनए था, इसकी ट्रांसलेशन हो गई तो वो ट्रांसलेट हो गया इनटू वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन 10 प्रोटीन्स में ये कट डाउन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देखें, इनसाइड इज न्यूक्लिक एसिड विच इज़ मेड अप ऑफ वायरल जीनोम एंड सी प्रोटीन। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज़ मेड अप ऑफ, इसमें जीनोम है वायरल जीनोम और इसमें सी प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज़ सराउंडेड बाय वायरल इन्वेलप। ठीक है जी।
सो न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय वायरल इन्वेलप और स्ट्रक्चर पे आपके ई और एम प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. नाउ मूव टूवर्ड्स द डेंगू वायरस रेप्लिकेशन एंड इन्फेक्शियस साइकिल. तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा रेप्लिकेशन साइकिल में कि अटैचमेंट होगी वायरस की टू द ह्यूमन स्किन सेल. अटैचमेंट होगी. अटैचमेंट के बाद क्या होगा कि ये जो स्किन सेल है ये फोल्ड होगी इनसाइड. वायरस के इर्द गिर्द जो जिस तरह जब अटैचमेंट हुई है तो वो स्किन मेम्ब्रेन ने फोल्डिंग स्टार्ट कर ली और वो फोल्ड होते होते वो एक पाउच बना लेगी आउटर द वायरस पार्टिकल दैट सील्स अराउंड द वायरस पार्टिकल. ठीक है. अब ये पाउच बन गया अराउंड द वायरस पार्टिकल. इस पाउच को कहते हैं एंडोसोम और विद द हेल्प ऑफ दिस एंडोसोम द वायरस पार्टिकल विल एंटर इन द होस्ट सेल. ठीक है. अब इस एंडोसोम की मदद से ये एंट्री हासिल कर लेगा इन द होस्ट सेल. अब क्या है कि वायरस एंटर हो गया होस्ट सेल में सो इट विल पेनिट्रेट डीपर इनटू द सेल बट इट इज स्टिल इनसाइड द एंडोसोम. अब ये एंडोसोम से कैसे एग्जिट होगा. सो टू कंडीशंस आर नीडेड टू एग्जिट फ्रॉम द एंडोसोम. फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि या तो इन्वायरमेंट एसिडिक हो या ये है कि जो एंडोसोमल मेम्ब्रेन है दे गेन नेगेटिव चार्ज. तो एंडोसोमल मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगी वायरल पार्टिकल जो है वो रिलीज हो जाएगा एंडोसोमल मेम्ब्रेन से वो रिलीज हो जाएगा इन द साइटोप्लाज्म. Once deeper inside the cell, the virus fuses with the endosomal membrane and it is released into the cytoplasm. The virus particles come apart releasing the viral genome. ठीक है. वायरल जीनोम रिलीज कर दिया. वायरल जीनोम जो है वो उसकी ट्रांसलेशन हो गई. वो कट हो जाएगा इनटू द 10 प्रोटीन. 10 जो हमने डेंगू प्रोटीन्स पढ़े थे जिसमें से 3 स्ट्रक्चरल थे और 7 नॉन स्ट्रक्चरल थे वो उसमें ट्रांसलेट हो जाएगा. ठीक है. सबसे पहले हमने क्या कहा कि वो रिलीज हो गया साइटोप्लाज्म में वायरल आरएनए. इट विल हाईजैक्स द होस्ट सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट इट्स सेल्फ. हाईजैक कर लिया उसने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर ली. क्या करेगा वो होस्ट सेल के राइबोसोम्स को यूज़ करेगा उसकी मदद से उसकी ट्रांसलेशन होगी. ट्रांसलेट हो जाएगा टू प्रोड्यूस वायरल पोलीपेप्टाइड एंड पोलीपेप्टाइड जो बन गया है इट विल कट इनटू 10 डेंगू प्रोटीन्स. अब जो न्यूली सिंथेसाइज हमारे पास वायरल आरएनए है जो न्यूली सिंथेसाइज है इट इज़ इनक्लोज्ड इनटू द सी प्रोटीन फॉर्मिंग न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. अब उसकी असेंबली होगी ऑन द सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हेन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए बट आउट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसकी असेंबली होगी. इमेच्योर वायरसेस मेच्योर हो जाएंगे ऑन द सर्फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन द इन्फेक्शियस फॉर्म. सॉरी. एंड द मेच्योर वायरसेस आर देन रिलीज्ड फ्रॉम द सेल एंड दे कैन गो टू इन्फेक्ट अदर सेल्स. तो नाउ डायग्राम से अगर हम देखें सो फर्स्ट स्टेप डायग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले वायरस जो है अटैचमेंट हो रही है होस्ट सेल के साथ. जब वो अटैच होगा सेल मेम्ब्रेन के साथ तो उसके इर्द गिर्द एक पाउच बन जाएगा. उस पाउच को कहते हैं एंडोसोम. ठीक है. तो एंडोसोम की मदद से वो उसकी एंट्री हो जाएगी सेल के अंदर. जब वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा तो जो वायरल जीनोम है वो रिलीज़ होगा जो डेंगू वायरस है वो रिलीज़ होगा फ्रॉम द एंडोसोम और एंटर हो जाएगा इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब जब वो साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगा तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो अनकोड होगा और जो वायरल आरएनए है इट विल हाईजैक होस्ट सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. ठीक है. जो वायरल आरएनए जो है इसकी रेप्लिकेशन होगी. अब रेप्लिकेशन के बाद जो वायरल आरएनए है न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरल आरएनए जो है इट विल देन इनक्लोज्ड इनटू सी प्रोटीन फॉर्मिंग न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. अब वो जो न्यूक्लिक एसिड है ये एंटर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ पे वेयर इट इज़ इन्वेलप्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन and then in this membrane it is surrounded by M and E प्रोटीन. जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था वायरस के स्ट्रक्चर में कि उसके आउटर सरफेस पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं M and E प्रोटीन. तो फाइनली वो जो जब वो एंटर होगा एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में तो वहाँ पे उसके इर्द गिर्द ये प्रोटीन्स ऐड हो जाएंगी.
उसके बाद इसकी मैच्योरेशन जो है वो होगी गोल्जी एपरेटस में, एंटर हो जाएगा। इमेच्योर जो वायरस है इट विल move towards the Golgi apparatus complex where they mature and convert into the infectious form. ठीक है, and finally the mature dengue virus then released from the cell. Signs and symptoms: sudden high fever, severe headaches, pain behind eyes, severe joint and muscle pain, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं ब्रेक बोन फीवर, इस सिम्टम की वजह से। फटीग, नोज़िया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस हो जाते हैं, एंड माइल्ड ब्लीडिंग मे बी फ्रॉम नोज़, फ्रॉम गम्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 phases: फेब्राइल फेज़, क्रिटिकल फेज़ एंड रिकवरी फेज़। फेब्राइल फेज़ जो है, इस फेज़ में क्या होता है कि हाई फीवर होता है लास्टिंग फॉर 2 to 7 days एंड इट इज़ फॉलोड बाय जर्नल एक, और इसमें रैशेस जनरेट होती हैं और या माइल्ड हेमरेज मैनिफेस्टेशन मे बी सीन इन द फेब्राइल फेज़। सेकेंड जो फेज़ है दैट इज़ क्रिटिकल फेज़। ठीक है, क्रिटिकल फेज़ में क्या होता है कि कुछ क्रिटिकल हो जाता है कि लाइक वॉमिटिंग दैट वॉन्ट स्टॉप, स्वेयर पेन इन द बेली, फ्लूइड फिल्ड इन द चेस्ट और बेली। ये बहुत अलार्मिंग साइन है। ठीक है, तो जो चेस्ट में है वो फ्लूइड फिल हो जाता है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है या फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर एंड ब्लीडिंग, कि सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कि वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, या तो नोज़ से या गम से सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये फेजेस जो हैं वो क्रिटिकल फेजेस हैं। रिकवरी फेज़ क्या है? ड्यूरिंग द रिकवरी फेज़ देयर इज़ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, देयर मे ऑल्सो बी रैश एंड इची स्किन, देयर मे बी हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम। अब ये लंग प्रॉब्लम क्यों हुआ है? ड्यू टू द फ्लूइड दैट इज़ फिल्ड इन द लंग्स, और उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। अगर फ्लूइड फिल हो जाए लंग्स में तो उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। लैब डायग्नोसिस, ठीक है, 2 बेसिक मेथड हैं। डिटेक्शन ऑफ डेंगू वायरस विद द हेल्प ऑफ कल्चर टेक्निक से हो सकता है। डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो एक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, तो उसकी मदद से जो न्यूक्लिक एसिड है वो डिटेक्ट हो जाता है डेंगू वायरस का। और डिटेक्शन ऑफ डेंगू वायरस में एक थर्ड है वायरल एंटीजन को डिटेक्ट करना। ठीक है, या तो आइसोलेट हो रहा है वायरस विद द हेल्प ऑफ कल्चर टेक्निक से, या उसकी न्यूक्लिक एसिड को या एंटीजन को डिटेक्ट करना, इसकी मदद से डेंगू वायरस डिटेक्ट हो सकता है। डिटेक्शन ऑफ एंटी डेंगू एंटीबॉडीज़ एंड हेमाटोलॉजिकल टेस्ट में आता है WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट एंड हेमाटोक्रेट वैल्यू। जो प्लेटलेट्स है वो डेंगू फीवर में बहुत कम हो जाते हैं, और हेमाटोक्रेट वैल्यू जो है, इसका क्या मतलब है कि इट इज़ द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर ब्लड। ओके, प्लेटलेट्स काउंट की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो हैं वो इसमें बहुत कम हो जाते हैं, और इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, like low level of platelets, and that is usually observed in period between 3 and 8 days। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की कुछ काउंट होती हैं लाइक मेरे ख्याल से 1,50,000 तक से स्टार्ट होती हैं, और अगर प्लेटलेट्स गिर जाएँ 50,000 तक या उससे भी बिलो तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। प्रिवेंशन, ठीक है, देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर दिस फीवर, सो प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? यूज़ इंसेक्ट रिपेलेंट, स्टे इंडोर, यूज स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, पुट अ मॉस्किटो नेट अराउंड योर बेड। अच्छा, अब मॉस्किटो बेड अराउंड द बेड क्यों है ये? क्योंकि यू आर इन्फेक्शियस, आपके अंदर ये वायरस है। अगर एक मॉस्किटो आपको बाइट करेगा तो उसके अंदर वो वायरस एंटर हो जाएगा और वो इन्फेक्शियस मॉस्किटो बन जाएगा, और वो अगर एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अगर आप इन्फेक्शियस हैं, आपके अंदर वो वायरस है, अब एक मॉस्किटो, एक नॉर्मल मॉस्किटो ने आपको बाइट किया तो वो एक इन्फेक्शियस मॉस्किटो बन जाएगा। ठीक है, सो पुट अ मॉस्किटो नेट अराउंड योर बेड। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट डेंगू फीवर. Kindly subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.